नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आज से बजट पेश कर दिया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में संसद में लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2020 से 21 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। यह बजट भाषण 2 घंटे 42 मिनट तक चला। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2019 से 20 पेश करने के 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का वित्त मंत्री का बजट भाषण 1 घंटे 25 मिनट का था। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को इस बजट पे बड़ी राहत दी है। इसी के साथ कई चीजों के दाम भी कम किए गए हैं। मोदी सरकार ने टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दे दी है और वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%. वित्त मंत्री के ऐलान से मिडिल क्लास का बोझ कम हुआ है। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसमें 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कि नए टैक्स स्लैब में कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा। 0 से 4 लाख रुपए तक 0 टैक्स लगेगा, यानी कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% यानी टैक्स नहीं लगेगा और 8 से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स है और 12 से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। 16 से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स रहेगा। वहीं 20 से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स रहेगा और 24 लाख से अधिक की कमाई पर 30% टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि ये टैक्स में कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा और कितनी लिमिट पे टैक्स नहीं लगेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के ऐलान से मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिली है। इसमें 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स होगा। 8 से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स को टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। वहीं 12 से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स रहेगा। 16 से 20 लाख रुपए तक 20%, वहीं 20 से 24 लाख रुपए तक 25%। आइए अब जाने किसानों को बजट में क्या कुछ खास मिला है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया गया है। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को फिर से खोला है।
यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक प्लांट लगाया जाएगा। वहीं बिहार में मुखाना बोर्ड का गठन होगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान भी खोला जाएगा। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. वित्त मंत्री ने कैंसर मरीजों के लिए भी कई घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि शारीरिक सभी तरफ से नुकसान पहुंचाती है और अब लेकिन सरकार की तरफ से कैंसर हॉस्पिटल में डे केयर स्थापित किया जाएगा, जिसके जरिए इलाज के साथ साथ मरीज और उनकी फैमिली को मनोवैज्ञानिक सहायता और व्यवहारिक सहायता भी दी जाएगी। केयर सेंटर रोगियों को उसी दिन इलाज करवाने और घर जाने की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें तेजी से ठीक होने और समय और पैसे को बचाने में मदद मिल सकती है। Setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods and a better quality of life. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में छात्रों के लिए आईआईटी और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों के लिए बेहतर अवसरों के निर्माण पर जोर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने मेडिकल शिक्षा में भी सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में देश भर में एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा पिछले बजट में देश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का ऐलान किया गया था, जिससे मेडिकल शिक्षा के अवसरों में इजाफा हुआ था। इस कदम से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में छात्रों के लिए अधिक अवसर उत्पन्न होंगे और शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट पेश किया। इस बजट में केंद्रीय मंत्री ने कई नई चीजों का ऐलान किया, पुरानी चीजों में सुधार भी किया, लेकिन एक खास क्षेत्र में वित्त मंत्री की नई घोषणाओं का इंतजार पूरे देश को था, जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी है। वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में एआई एजुकेशन पर खास ध्यान देने के लिए एक नया प्लान बनाया है। वित्त मंत्री ने एआई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 255 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 2 गुना यानी 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education
will be set up with a total outlay of 500 crores. पिछली बार की तरह इस बार भी बजट में बिहार का खास ख्याल रखा गया है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब किसी ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बनाना होता है जहां पहले से कोई निर्माण न किया गया हो। एक खाली और अविकसित जमीन पर ही इसे बनाया जाता है। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को किसी शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जिससे वहां लोगों की मौजूदा भीड़ को कम किया जा सके। आमतौर पर ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को शहर से काफी दूर बनाया जाता है, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक के भार को भी कम किया जा सके। सुनिए वित्त मंत्री ने बिहार को क्या खास दिया। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Bihta, Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. इस बजट में और कुछ क्या खास रहा, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हो, आइए आपको बताते हैं कि बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, 36 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स, एलईडी टीवी, ये सब सस्ता हो गया है इस बजट में। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में छोटे उद्योगों को क्या तोहफा दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI linked credit cards with 30,000 rupees limit and capacity building support. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बजट 2025 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जा रहा है और इसके विकसित भारत का विजन साफ देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में विकसित भारत की नींव रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों को बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन शामिल है। Each infrastructure related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. वित्त मंत्री ने पावर सेक्टर के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी ये घोषणा हुई है। उन्होंने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नया मिशन है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने का काम किया जाएगा और 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स चालू किए जाएंगे। Reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies.
Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. जल जीवन मिशन के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने जा रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के तहत राज्यों से MOU भी साइन किए जाएंगे। Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. बजट में छोटे कारोबारियों के लिए वित्त मंत्री ने क्या खास सौगात दी, आइए सुनते हैं। Has enabled 1.5 crore middle class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified Udan scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को आम आदमी का बजट बताया है। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने ये बजट मिडिल क्लास का बजट कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीय के आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह हम लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई सेक्टर खोले हैं। विकसित भारत के मिशन को आम नागरिक चलाने जा रहे हैं। यह बजट शक्ति बढ़ाने वाला बजट है और यह बजट बचत, निवेश, उपभोग और विकास को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैं जन केंद्रित बजट लाने के लिए निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिकों का विकास कैसे होगा और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। ये बजट इस एक बहुत मजबूत बात की नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय
बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश हो चुका है। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में कोई विजन नहीं है, बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं,
कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी मां की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए एपीएन न्यूज के साथ।